हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली समस्याएं पढ़ी थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो समस्याएं आती हैं उनके क्या क्या समाधान हैं या किन किन उपायों को अपनाकर अपन उन समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो पहले बात करें व्यापार निर्देशिकाओं का प्रकाशन। आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता के बीच आपसी संबंध स्थापित हों, इसके लिए व्यापार निर्देशिकाएं समय समय पर प्रकाशित की जानी चाहिए। इन प्रकाशिकाओं में या इन निर्देशिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी समस्त पक्षों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आयातकर्ता और निर्यातकर्ता को प्रत्येक बात की जानकारी प्राप्त हो जाए। इनमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, मतलब जो भी डेटा इनमें पब्लिश करें, चाहे वो आयातक देश का हो या निर्यातक देश का हो, वो विश्वसनीय होना चाहिए। धोखाधड़ी की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा है व्यापारिक मेलों व प्रदर्शनियों का आयोजन। समय समय पर अलग अलग देशों में मेलों व प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो बहुत सारे आयातक देश होते हैं जिनको यह पता नहीं होता कि किस किस देश में उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिनको वह आयात करना चाहता है। तो मेलों व प्रदर्शनियों के आयोजन करने से आयातकों को विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। मेलों व प्रदर्शनियों के द्वारा पता लगाया जा सकता है, आयातक देशों को पता लग जाता है कि कौन से देश में कौन सी वस्तु आसानी से मिल सकती हैं, कम मूल्य पे मिल सकती हैं, तो इन सब बातों का पता चल जाता है। तीसरा है किस्म का प्रमापीकरण। जिन वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन होता है, उन किस्मों का या उन वस्तुओं का प्रमापीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक वस्तु की किस्म को एक विशेष नाम दिया जा सकता है और उस किस्म की नाम या नंबर से के संबंध में कोई भी पुस्तिका प्रकाशित की जा सकती है। तो किस्म का प्रमापीकरण हो जाए तो ये भी एक अच्छा सुझाव है कि किस्म का प्रमापीकरण हो। अगला है सरल व्यापारिक प्रक्रिया। व्यापार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको सरल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो औपचारिकता हैं दोनों देशों के मध्य, उनको कम किया जाए। कम से कम डॉक्यूमेंट्री बनवाई जाए, कम से कम प्रपत्र शामिल किए जाएं तथा सरकारी एवं स्वायत्तशासित संस्थाओं में समन्वय स्थापित हो। जो भी आपस में संस्थाएं कार्य करती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, चाहे वो सरकारी हों या स्वायत्तशासी हों, उनमें समन्वय होना चाहिए, जिससे कि अनावश्यक देरी नहीं हो कार्यों में। तो यह सरल व्यापारिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अगला है व्यापार व नियंत्रण में ढील। सरल एवं प्रभावी भुगतान प्रणाली। सभी देशों को मिलकर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को सरल बनाने के प्रयत्न करने चाहिए। ऐसा नहीं कि विकसित देश दुर्लभ मुद्रा में भुगतान चाहता है तो उसे दुर्लभ मुद्रा में ही भुगतान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग मुद्रा प्रणालियों के प्रचलन के कारण भुगतान में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें सामान्य मुद्रा इकाइयों के प्रचलन से दूर किया जा सकता है। मतलब एक सिंपल सी या एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि चलो सुलभ मुद्रा भी अवेलेबल आसानी से हो जाए, दुर्लभ मुद्रा भी आसानी से अवेलेबल हो जाए, या फिर कुछ मुद्राओं को सामान्य मुद्रा घोषित कर दें और उनके आधार पे भी अगर दुर्लभ मुद्रा नहीं है आयातकों के पास तो वह सामान्य मुद्रा में भी भुगतान कर सके। ऐसा कुछ रास्ता निकालना चाहिए। सरल एवं प्रभावी भुगतान प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। व्यापार व विनिमय नियंत्रण में ढील, क्योंकि व्यापार को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब वह स्वतंत्र हों। अतः धीरे धीरे व्यापारिक जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं उनमें ढील दी जाने की आवश्यकता है, जिससे कि स्वतंत्र व्यापार का वातावरण तैयार हो सके।
स्वतंत्र नीति बन सकें। प्रत्येक देश को अपने अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की एक सुव्यवस्थित निर्माण नीति को बनाने की आवश्यकता है। वो निर्माण नीति बनाएं जिससे कि व्यापार व विनिमय में थोड़ी अपेक्षाकृत ढील दी जा सके, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगा। विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व। विनिमय दरों में उच्चावचन एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो विनिमय दरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक अविश्वास का वातावरण बना दिया है। आयातकों के बीच, आयातक जो देश हैं उनमें अविश्वास उत्पन्न हो गया है। अतः विनिमय दरों में स्थिरता के प्रयास किए जाने चाहिए। स्थिर विनिमय दरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। जो विनिमय दर हैं जो भी डिसाइड होती हैं, स्थिर विनिमय दर, और स्थिर विनिमय दर को डिसाइड करने का कार्य करता है वहाँ का ये जैसे अपने देश में स्थिर विनिमय दर का कार्यकर्ता जो भी हैं नियंत्रित करने का कार्य वो RBI करता है, मौद्रिक प्राधिकारी करता है RBI। ऐसे ही स्थिर विनिमय दर को कंट्रोल जो हैं समान रूप से लागू किया जाना चाहिए और उसकी एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। अगला है अग्रिम विनिमय के सौदे। विनिमय दरों में होने वाले उच्चावचनों से बचने के लिए अग्रिम विनिमय के सौदे किए जा सकते हैं। विभिन्न देशों में अग्रिम विनिमय पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें हटा देना चाहिए तथा अग्रिम विनिमय की शुल्क दरों को भी उदार बनाया जाना चाहिए, उनमें भी छूट दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त की पर्याप्त व्यवस्था। जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं उन देशों के सामने वित्त की बहुत बड़ी समस्या हैं। तो वित्त की समस्या जो है उसको दूर किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में भी वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो भी हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह हुए, उन बैंकों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अल्पकालीन व मध्यकालीन वित्त शीघ्र उपलब्ध हो जाएं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इनको ऐसा सशक्त बनाएं, जो भी वित्तीय संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इनको ऐसा सशक्त बनाएं कि इनसे आसानी से अल्प विकसित व विकासशील देशों को अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएं। अगला है वित्तीय संस्थाओं का विस्तार। जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका विस्तार किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए स्वीकृति गृह, भट्टागृह आदि की अधिक से अधिक संख्या में स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इनका विस्तार भी होना आवश्यक है। अगला है राशिपातन पर प्रतिबंध। जो डंपिंग की जो प्रोसेस है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। राशिपतन अगर कोई देश अपनाता है तो उसके कारण क्या होता है, देशी उद्योगों को भारी हानि उठानी पड़ती है तथा उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण होता है उसके अंतर्गत, क्योंकि उन्हें अपने ही देश में बनी वस्तुओं को ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है। अतः सभी देशों को इस विनाशकारी नीति का परित्याग करना चाहिए। मतलब डंपिंग की जो प्रोसेस है इसको हटा देना चाहिए, दूर इससे बचना चाहिए। विकसित देशों द्वारा सहायता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए जो विकसित देश हैं उनको विकासशील देशों की या अल्प विकसित देशों की सहायता करनी चाहिए। सहायता किसी भी रूप में हो सकती है। सहायता कम कीमत पर या उचित कीमत पर माल बेचकर भी हो सकती हैं, अनुदान की राशि के रूप में भी हो सकती हैं। और लास्ट है आचार संहिता का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। आचार संहिता बनाने से क्या होगा, आचार संहिता बनाने से समुचित व्यवहार करने के प्रति बाध्य होंगे। जो आचार संहिता में जो नियम बने हुए होंगे
उनको फॉलो करने के लिए प्रत्येक देश बाध्यकारी होगा तथा सबकी सहमति से लिए गए निर्णय आसानी से लागू किए जा सकते हैं और सबकी सहमति से वो निर्णय में बदलाव भी किया जा सकता है। तो आचार संहिता का निर्माण होने से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने को एक नई दिशा मिलेगी। सभी देश उन जो आचार संहिता में नियम होंगे उनको मानने के लिए बाध्य होंगे और आचार संहिता में उन्हीं देशों को शामिल किया जाए जो क्रय विक्रय में भाग लेते हैं, बाकी देशों को उसमें शामिल ना करें। तो एक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा होगा, नीतियाँ अच्छी बनेगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब इतने सारे पॉइंट अपन ने देखे, ये सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं को दूर करने के समाधान हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई निबंधात्मक बड़ा क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। आप इनको याद करो, अच्छे से पढ़ो। चलो, धन्यवाद।